रामपुर की सब्जी मंडी हर सुबह सूरज से पहले जाग जाती थी, जहां सब्जियों की खुशबू ही उसकी पहचान थी। इसी मंडी में हर रोज किसान हरीलाल आता था, कंधे पर टोकरी, माथे पर पसीना और दिल में बच्चों की बेहतर जिंदगी का सपना। आज सब्जी अच्छे दाम पर बिक गई तो हमारे बेटे की फीस भर जाएगी। जा देता। भगवान पर भरोसा रखो हरीलाल, सब अच्छा ही होगा। इस मंडी में सब्जियों का भाव तय करता था सिर्फ एक आदमी, सेठ कालूराम। सेठ कालूराम के सामने छोटे किसान आंखें झुकाए खड़े रहते थे, जैसे उनके पास कोई और रास्ता ही न हो। आज लौकी 4 रुपए किलो मिलेगी, यही भाव रहेगा, किसी को शिकायत नहीं करनी है। सेठ जी, आज भिंडी बहुत ताजी है, कृपया इसका भाव थोड़ा बढ़ा दीजिए। लेनी है तो 4 रुपए में दे। नहीं तो वापस ले जा। लेनी है तो 4 रुपए में दे, नहीं तो वापस ले जा। हरीलाल चुपचाप भिंडी तौलने लगा और उसके कांपते हाथ उसकी मजबूरी बयां कर रहे थे। आज सब्जी कितने में बिकी हरीलाल? कुछ ठीक ठाक मिले या फिर वही हाल? इतने पैसे नहीं मिले कि बच्चे की फीस भर सकूं। लगता है किस्मत आज भी हमसे रूठ गई। कमरे के एक कोने में उनका बच्चा चुपचाप किताब देखता रहा, मानो सब कुछ समझ रहा हो। अगली सुबह मंडी में एक नई लड़की आई, नाम था अनुष्का, जो शहर से आकर किसानों से सीधी खरीद करना चाहती थी। आपकी भिंडी बहुत बढ़िया है, हम इसे 12 रुपए किलो खरीदेंगे। अनुष्का की बात सुनकर सेठ कालूराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरी मंडी है, यहाँ भाव मैं तय करता हूँ। नहीं सेठ जी, ये मंडी आपकी नहीं है, ये उन किसानों की है जो इसे रोज मेहनत से सजाते हैं। मंडी में खड़े सभी किसान चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी चमत्कार का इंतजार हो। अनुष्का ने किसानों से सीधी खरीद शुरू की और देखते ही देखते सब्जियों के भाव बढ़ने लगे। आज पहली बार मुझे अपनी मेहनत का सही दाम मिला है। कुछ ही हफ्तों में सेठ कालूराम की मनमानी धीरे धीरे टूटने लगी। सरला, हाँ, आज मैंने बेटे की पूरी फीस भर दी। हरीलाल की बात सुनते ही सरला की आंखें खुशी से भर आईं। अब रामपुर की मंडी पहले जैसी नहीं रही थी। किसानों की आंखों में अब झुकी हुई नजर नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक दिखने लगी थी। रोज की तरह टोकरी कंधे पर रखकर हरीलाल आया, मगर आज उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे। दूर अपने तख्त पर बैठा सेठ कालूराम चुपचाप देख रहा था कि मंडी अब उसके हाथों से निकल चुकी है। सेठ जी, अब किसान आपकी बात नहीं मानते, सब सीधे अनुष्का के पास जा रहे हैं। तो फिर डर वापस लाना पड़ेगा, अब खेल खत्म नहीं हुआ है। अगले ही दिन पूरी मंडी में फुसफुसाहट फैल गई, जैसे किसी नई मुसीबत की आहट हो। अनुष्का असल में मुनाफा लूटने आई है, आज 12 दे रही है, कल 2 कर देगी। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं हरीलाल, कहीं फिर से कोई धोखा तो नहीं? सरला के सवाल पर हरीलाल कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी ही उसके डर को बयां कर रही थी। अगली सुबह कुछ किसान फिर से सेठ कालूराम के पास लौट गए, डर और भ्रम में फंसे हुए। देखा, बिना मेरे यहाँ कोई टिक नहीं सकता, ये मंडी हमेशा मेरी ही रहेगी। सेठ की बात सुनकर हरीलाल के दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से कांटा चुभो दिया हो। शाम को अनुष्का ने मंडी के बाहर सभी किसानों को इकट्ठा किया।
ताकि सच सामने रखा जा सके। ये हमारे शहर के होटल और दुकानों के समझौते हैं। यहाँ आपके दाम पूरे साल के लिए तय लिखे हुए हैं। अनुष्का के कागज देखकर पूरी भीड़ कुछ पल के लिए सन्न रह गई। तो क्या ये सब अफवाह थी? हमें जानबूझकर गुमराह किया जा रहा था। डर वही हथियार है जो सेठ आपको 100 साल से दिखाता आ रहा है, और आज आप सब उस डर से बाहर निकल सकते हैं। अगली सुबह ऐसा नजारा था कि एक भी किसान सेठ कालूराम के तराजू तक नहीं गया। अब मंडी में सेठ कालूराम अकेला बैठा रह गया था और उसकी हुकूमत खामोशी में टूट चुकी है। मंडी में पहली बार किसानों की हंसी गूंज रही थी, जैसे डर की जंजीरें टूट चुकी हों। शाम को हरिलाल मंडी से लौट रहा था। चेहरे पर थकान के साथ सुकून भी साफ झलक रहा था। आज सब्जियों के दाम कैसे रहे हरिलाल? कुछ राहत मिली या फिर वही परेशानी? आज मंडी हमारी थी सरला। सच में हमारी। पापा, मैं बड़ा होकर किसानों के लिए ही काम करूंगा ताकि कोई सेठ फिर हमें डरा न सके। रामपुर की मंडी बदल चुकी थी, लेकिन हरिलाल के घर की हालत अब भी उतनी ही कच्ची बनी हुई थी। मिट्टी की दीवारों में जगह जगह दरारें थीं और छत से कभी कभी पानी टपक जाया करता था। ट्रांसक्रिप्शन। हर सुबह सरला टूटी हुई चूल्हे पर आग जलाती, जैसे जिंदगी की जद्दोजहद फिर से शुरू हो जाती है। आज शायद मैं थोड़ा ज्यादा कमा लूं। शायद हालात अब धीरे धीरे बदलने लगे। सरला ने मुस्कुराने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पापा, मास्टर जी ने कहा है कि अगर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। बेटे की बात सुनते ही हरिलाल का दिल जैसे बैठ सा गया, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हरिलाल ने जेब टटोली और बस सिक्कों की खनक सुनाई दी, जैसे किस्मत उसका मजाक उड़ा रही हो। कमरे के कोने में गुड़िया चुपचाप किताब के पन्ने पलट रही थी, बिना कुछ कहे सब कुछ समझती हुई। बिटिया, कुछ चाहिए क्या? जो मन में हो मुझसे कह देना। बिटिया, कुछ चाहिए क्या? जो मन में हो मुझसे कह देना। सबकी कॉपी नहीं है अम्मा, मेरी तो फटी हुई है। गुड़िया की बात सुनकर सरला की आंखें अपने आप झुक गईं, जैसे दिल का बोझ पलकों पर उतर आया हो। शाम को हरिलाल फिर से थका हारा घर लौटा, मन में दिन भर की चिंता लेकर। आज मंडी ठीक रही थी, लेकिन फिर भी स्कूल की फीस पूरी नहीं हो पाई। वो बिना कुछ कहे चुपचाप चारपाई पर बैठ गया, जैसे सारी थकान और बेबसी उसी पल में समा गई हो। हम जीत तो रहे हैं हरिलाल, पर बच्चों की जिंदगी अब भी हार रही है। सरला की बात सुनते ही हरिलाल की आंखों से आंसू बह निकले, जैसे सारी मजबूरी बाहर आ गई हो। उस रात हरिलाल ने ठान लिया कि अब वो हालात से लड़कर ही अपने बच्चों की किस्मत बदलेगा। कल से मैं सुबह खेत जाऊंगा, दोपहर मंडी और रात को मजदूरी भी करूंगा। अब अपने बच्चों का भविष्य खुद बनाऊंगा। ऐसा मत कीजिए हरिलाल, आप खुद ही टूट जाएंगे। अगर मैं नहीं टूटा तो मेरे बच्चे टूट जाएंगे, इसलिए मुझे हर हाल में मजबूत रहना होगा। उस रात हरिलाल देर तक बाहर बैठा रहा। आसमान में तारे थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। भैया, पापा बहुत थक जाते हैं ना, रोज इतनी मेहनत करते हैं। चिंता मत करो गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखो। मैं अपनी नई फ्रॉक नहीं मांगूंगी जब तक पापा ठीक से कमाने न लगें।
दोनों बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे चुपचाप अपने दर्द को अपने दिल में दबा रहे थे। लगान कैसे भरेंगे? फसल तो बर्बाद हो गई। साहूकार नहीं मानेगा। आप दिन रात काम करते रहते हैं, कहीं बीमार पड़ गए तो हम क्या करेंगे? कितने सुंदर तारे हैं। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही चमकदार हो।